मैंने आपकी क्लास के अंदर जो चैप्टर 3 है वो शुरू कर रखा है, मादा जनन तंत्र को शुरू कर रखा है ना। मादा जनन तंत्र के अंदर हम लोग अध्ययन कर चुके अंडाशय का, जो मादा का प्राथमिक जनन अंग है। अंडाशय की पूरी संरचना हमने देखी थी, किस प्रकार प्राथमिक पुट्टक बनता है, द्वितीयक पुट्टक बनता है, तृतीयक पुट्टक बनता है। उसके बाद में तृतीयक जो पुट्टक है वहाँ तक प्राथमिक oocyte आता है। तृतीयक पुट्टक के से बाद में ग्रेफियन पुट्टक बनता है। ग्रेफियन पुट्टक के अंदर द्वितीयक oocyte बनता है, जो अंडोत्सर्जन के द्वारा अंडाशय से बाहर आ जाता है, त्याग दिया जाता है। जिसे पीछे से जो पीले रंग का पदार्थ बचता है उसको कार्पस लूटियम कहते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करती है, स्रावित करती है। ये बातें की थी हमने। आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग, किसके, मादा के। ठीक है, अब ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो वीडियो देखने यानी अपलोड होते ही डिसलाइक कर देते हैं। अरे जो अपलोड होते ही जो डिसलाइक करते हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद है। पता है किस लिए? क्योंकि वहाँ से टीचर मोटिवेट होता है। आपको एक और बता दूँ कि उसको ये लगता है कि कुछ कमी रह गई तो अगली वाली क्लास के अंदर मुझे इसमें सुधार करना है, तो वो क्या करते हैं, कमियां बताने वाले होते हैं, उनका हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें कोई हमारी कमी नहीं बताएगा तब तक हमें सीखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग हमारी सहायता करते हैं और इसीलिए उनसे हमेशा संपर्क में बनाए रखना चाहिए। तो आप कर दो, कोई बात नहीं है, लेकिन बताओ तो सही कि कौन हो, ऐसे महापुरुष कौन हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है उन सभी का जो अपलोड होने से पहले ही करते हैं। पर क्लास में होते, ऑफलाइन होते तो और भी खूब सारी बातें करते और करेंगे। जब ऑफलाइन क्लास होगी तो ऐसे लोगों की चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के संपर्क में हमेशा बने रहना चाहिए। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मैं तो ये मानती हूँ। क्योंकि अगर मान लो कोई हमारी तारीफ़ करता है, जो अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कभी सीखने को नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना। वाकई में वो हमारा भला नहीं चाहते हैं, और जो हमें हमारी कमी बताता है वो वाकई में ये चाहता है कि इसका भला हो। उस कमियों के द्वारा ये अपने आप में क्या करे, कुछ सुधार करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे लोगों का। चलो अब हम अपनी बात करते, ऑफलाइन में खूब बातें करेंगे, है ना। चलिए, क्या करना है, द्वितीयक अंग की बात करनी है, द्वितीयक सहायक अंग की बात करनी है हमें। सहायक अंग, सहायक अंग क्या है, या सहायक नलिका कह सकते हो इनको। अब सुनो, सहायक, आपको शायद थोड़ा बहुत चित्र याद होगा कि मैंने क्या किया था, यहाँ पर इस प्रकार से नलिका बनाई थी, याद हो। तो द्वितीयक अंग के अंदर एक तो अपन इस नलिका की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, एक इस नलिका की बात करेंगे अपन। इस प्रकार की एक नलिका है ना, ये जो नलिका है ये जाकर के एक चौड़े भाग में खुलती है। अब ये जो नलिका जो बनी है, इस नलिका का क्या नाम है, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी कहते हैं इसे। और ये अंडवाहिनी कितने जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है। दोनों साइड में है ना अंडवाहिनी, कल चित्र में बात की थी। फिर सुनो, ये जो अंडवाहिनी है ये आगे जाकर के एक त्रिभुजाकार आकृति में खुलती है, जिसे आप कहते हो गर्भाशय। जिसे क्या कहोगे, गर्भाशय कहोगे। तो फिर अपन दूसरा किसका अध्ययन करेंगे, गर्भाशय का अध्ययन करेंगे। ये जो गर्भाशय है ये आगे जाकर के एक पतली सी नलिका में खुलता है, जिसे गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे, गिरवा या सैरविक्स कहते हैं, सैरविक्स कहते हैं। ये जो गिरवा है ये आगे जाकर के किस में खुलती है, योनि में खुलती है। किस में खुलेगी, योनि में खुलेगी। तो गिरवा हो गया, फिर योनि हो गई, और जो योनि है उससे बाहर यानी कि आप कह दो बाह्य जननांग। मादा का जो बाह्य जननांग है जिसको नाम दिया जाता है भग का, ये मादा का बाह्य जननांग होता है भग।
समझ में आ गई। जैसे नर के अंदर बाह्य जननांग शीशन था, वैसे ही मादा में क्या होता है, भग। फिर उसके बाद में अपन दो ग्रंथि की बात करेंगे, दो सहायक जनन ग्रंथियों की बात करेंगे। इसमें एक ग्रंथि का तो नाम है स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, और एक है बर्थोलीन ग्रंथि, बर्थोलीन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि और बर्थोलीन ग्रंथि। तो सुनो क्या क्या है। एक तो प्राथमिक अंग था अंडाशय, जिसका अध्ययन कर चुके। फिर अध्ययन करना द्वितीयक सहायक अंग है, तो एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, गिरवा, योनि, भग, और ये है ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। जनन में सहायक ग्रंथियों की बात करेंगे। तो चले एक एक का अध्ययन करते हैं यहाँ पर 1 by 1। अरे 1 by 1 एक एक करके अध्ययन करते हैं। अब इतनी तो इंग्लिश समझ में आती ही है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, 1 by 1 एक एक करके बोल दो। एक एक सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, अंडवाहिनी का अध्ययन करेंगे। तो देखो अंडवाहिनी एक जोड़ी है, एक मैंने यहाँ बना रखी है और एक कहाँ बनेगी, इधर बनेगी अंडवाहिनी। अब बना के दिखा दो। कुछ बच्चे ऐसे मूर्ख होते हैं ना, मूर्खों जैसे सवाल करते हैं ना, कुछ बच्चे कुछ मूर्खों जैसे सवाल करते हैं ना। कितने हैं, एक जोड़ी, एक ये रही और एक ये रही, है ना, एक जोड़ी, ठीक है। ये अब ये जो अंडवाहिनी है, ये एक नलिकाकार संरचना होती है। अंडवाहिनी का जो एक सिरा है, एक सिरा है, वो किसके संपर्क में रहता है, अंडाशय के संपर्क में रहता है। एक सिरा अंडाशय के संपर्क में है अंडवाहिनी का, तो ये रहा एक सिरा अंडाशय के संपर्क में, और अंडवाहिनी का एक जो सिरा है वो गर्भाशय में जाके खुलता है। तो दोनों अंडवाहिनी कहाँ जाके खुलती है, गर्भाशय के अंदर जाके खुलती है। तो ये कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक अंडवाहिनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसका एक सिरा किसके संपर्क में रहता है, जिसका एक सिरा अंडाशय के संपर्क में रहेगा और एक सिरा गर्भाशय में जाके खुलता है। जो अंडवाहिनी है इसके 3 भाग होते हैं, अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। अंडवाहिनी का वह भाग जो अंडाशय के संपर्क में है, अंडवाहिनी का वह भाग जो अंडाशय के संपर्क में है और कीप के आकार का है, कीप आकार का है, जिसे कीपाकार या इनफंडिबुलम कहते हैं। जो कीप के आकार का है जिसे कीपक या इनफंडिबुलम कहते, क्या कहते हैं, कीपक, जिसे कीपक या इनफंडिबुलम कहते हैं, इनफंडिबुलम। अब मेरी बात सुनो, कीपक शब्द 12वीं के बाद में कभी काम में नहीं लिया जाएगा, हमेशा शब्द इनफंडिबुलम ही काम में लिया जाएगा। क्योंकि आपको मैं क्लियर बता दूं, आगे की जो आपकी पढ़ाई होती है, ठीक है, 12वीं तक जो पढ़ाई आपको हिंदी मीडियम में बहुत अच्छी किताबें मिल जाएगी, लेकिन आगे की जो क्लासें तुम लोग करोगे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम तुम लोग दोगे, वहाँ हिंदी की किताबें अच्छी नहीं होती। हिंदी राइटर जो है वो अपना मटेरियल उसमें अच्छा डालते ही नहीं है, या डालते हैं तो उसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड होती है कि हमारे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या कह रहा है। जबकि इंग्लिश जो राइटर होते हैं उनकी बुक्स बहुत अच्छी आती है। आप आगे जाए कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, वहाँ पर अगर हिंदी में गलत है और इंग्लिश में सही है, तो इंग्लिश में जो सही है वो मान्य होगा। हमारे 12वीं तक हिंदी में जो लिखा होता है वो मान्य होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो हिंदी में जो लिख दिया उसको सही मानेगी। बट आगे के कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आपको इंग्लिश के शब्द ही ध्यान में रखने होंगे, तो ये थोड़े थोड़े सीख लो, परेशानी नहीं होगी। कीपक शब्द केवल हमें 12वीं क्लास में देखने को मिलेगा, आगे आपको क्या मिलेगा, इनफंडिबुलम, ठीक है। कीप के आकार की संरचना होती है जिसे कीपक या इनफंडिबुलम कहते हैं। ये जो इनफंडिबुलम है वह इनफंडिबुलम का वह भाग जो अंडाशय की तरफ है, उसके अंदर ऐसे अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है,
अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। इन अंगुली नुमा संरचना को झालर कहते हैं। अंगुली नुमा संरचना को झालर कहते हैं। ये जो झालर है, यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। झालर में एक छोटा सा छिद्र पाया जाएगा। इस छिद्र को ऑस्टियम कहते हैं। इस छिद्र को ऑस्टियम कहते हैं। इस ऑस्टियम के द्वारा अंडाशय से अंडाणु कहा जाता है, अंडवाहिनी में जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अंडाशय पर ऐसे टिकी हुई है, एक बार सुनो, ये अंडाशय है, इस अंडाशय पर ये ऐसे टिकी हुई रहती है। देखो ये अंगुली नुमा संरचना हो गई। अंगुली नुमा संरचना क्या कहलाती है? झालर कहलाती है। ये एक नलिका जा रही है, तो ये नलिका ही तो, नलिका पूरी क्या होगी? ये पूरी अंडवाहिनी हो गई। अंडवाहिनी का ये जो आगे वाला हिस्सा है, इसे क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम या कीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? कीपक। ये जो कीपक है, इस कीपक के अंदर ये जो अंगुलियों वाला जो भाग कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? झालर कहते हैं। और ये ऐसे इस प्रकार से इस अंडवाहिनी को घेरे हुए, ये जो झालर है, इसके यहाँ अंदर बीच में एक छिद्र होते से ऑस्टियम कहते हैं। इस अंडाशय से जैसे ही अंडाणु बाहर निकले, सीधे के सीधे ये किस में आ जाएंगे? ऑस्टियम में आ जाएंगे। तो ऑस्टियम के द्वारा अंडाणु कहाँ चले जाते हैं? अंडवाहिनी में चले जाते हैं। अंडवाहिनी से आगे का जो चौड़ा वाला हिस्सा है, इसे तुम्बिका कहते हैं। इसे तुम्बिका कहते हैं या एम्पुला कहते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि तुम्बिका की बजाय तुम लोग तुम्बिका के बजाय दूसरे भाग का क्या नाम याद रखो? एम्पुला। एम्पुला या इसे क्या कहते हैं? तुम्बिका कहते हैं। तुम्बिका वाला जो भाग होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है और तुम्बिका वाले भाग के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है? युग्मनस बनता है। तो यहाँ याद रखना निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। पूछ ले, देखो ऐसे पूछ ले कि मादा जननांग के अंदर कौन सा अंग है जहाँ निषेचन की क्रिया होती है, तब तो आप क्या कह दो? अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। और अंडवाहिनी में भी निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तुम्बिका या एम्पुला के अंदर होती है। चले आगे। फिर उसके बाद में अपन कहेंगे, तीसरी अपन बात करते हैं, इसका जो तीसरा भाग है जो कहाँ खुलता है? गर्भाशय में खुलता है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग जो गर्भाशय में खुलता है, जिसे इस्थमस कहते हैं। इस्थमस कहते हैं। ये इसे क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं या सैकिरण कहते हैं। सैकिरण कहते हैं, जो कहाँ खुलता है? गर्भाशय में खुलता है। क्योंकि जो अंडवाहिनी है, इस अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन से युग्मनज बनता है, युग्मनज से कोरक बनेगा और वो कोरक फिर कहाँ जाता है? गर्भाशय में जाता है। तो ये कोरक बनने तक की पूरी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अब ये जो अंडवाहिनी है, इसकी ये जो दीवार है, पक्षमाभि एपिथीलियम उत्तक की बनी है। अंडवाहिनी की दीवार किसकी बनी है? पक्षमाभि एपिथीलियम या पक्षमाभि उपकला उत्तक की बनी है। पक्षमाभि उपकला उत्तक की बनी। अरे उपकला उत्तक किसे कहते हैं? एक उत्तक के ऊपर दूसरे उत्तक का पाया जाना, जो सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। हमारे जितने भी अंग होते हैं, उन सब की जो दीवार होती है, जो भित्ति होती है, वो किसकी बनी है? उपकला उत्तक की बनी होती है। उपकला उत्तक के प्रकार अलग अलग होते हैं, तो आपने आई होप 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो बस नहीं पढ़ा तो समझ लो कि उपकला उत्तक जंतु उत्तक है। जंतुओं की जो अंग होते हैं, उनकी भित्तियाँ उपकला उत्तक की बनी होती है। बनावट के आधार पर, कार्यों के आधार पर उपकला उत्तक अलग अलग प्रकार के हैं। अगर उपकला जो उत्तक है वो छोटे छोटे धागे के समान संरचना में पाए जाते हैं, छोटे छोटे धागे के समान संरचना में पाए जाते हैं, तो उनको पक्षमाभि उपकला कहते हैं।
अब ये पक्षमाभ भी उपकला क्या है, यहाँ पे पक्षमाभ है ना, तो पक्षमाभ में क्या होता रहता है, गमन ऐसे हिलते रहते हैं। इनके हिलने से निषेचन के जो अंडाणु है वो अंडाणु फिर निषेचन हो गया, युग्मनस बन गया, युग्मनस से कौरक बन गया, वो आराम से कहाँ तक जा सके, गर्भाशय तक जा सके। इसीलिए इनमें क्या होता रहता है, गमन की क्रिया होती रहती, ऐसे गमन होता रहता है। तो इसमें गमन होना जरूरी भी होता है। अगर गमन नहीं हो तो ये मान लीजिए वो जो लेडीज़ जो होगी ना, फीमेल जो होती है, उसके अंदर डिलीवरी प्रॉब्लम यानी कि मान लो प्रेगनेंसी में ही समस्या आ जाती है, वो गर्भ धारण नहीं कर सकती अगर इनके अंदर निषेचन की क्रिया नहीं होती। फिर वो एक अलग बात होती है कि आजकल तो साइंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कुछ नए नए तकनीक आए हुए हैं, उन नई नई तकनीकों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ देख लो कि अगर पक्षमाभ नहीं होंगे, इसमें गमन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। तो क्या कहोगे, पक्षमाभी उपकला उत्तक पाए जाते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर म्यूकस स्तर पाया जाता है। ये जो म्यूकस स्तर है ये चिपचिपे पदार्थ को स्रावित करता है, और यह चिपचिपा पदार्थ अंडाणु को अंडवाहिनी में पोषण प्रदान करता है। अंडाणु को अंडवाहिनी में पोषण प्रदान करता है। बस ये अंडवाहिनी है। 3 भाग है कि कीपक पहला, फिर तुम्बिका और सैकिरण। निषेचन कहाँ है, तुम्बिका के अंदर होता है। झालर कहाँ पाई जाती है, कीपक में पाई जाती है। झालर में छिद्र होता है जिसका नाम ऑस्टियम होता है। बस अब यहाँ से मैं पूरा हटा दूँ, अपन अगले अंग की बात करेंगे, गर्भाशय की, सॉरी, है ना। अगले किसकी बात करेंगे, गर्भाशय की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं। इंग्लिश में क्या, और जो अंडवाहिनी है उसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फैलोपियन नलिका। तो कई बार आपको फैलोपियन नलिका भी लिखा हुआ मिल जाएगा, इसको फैलोपियन नलिका कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं, गर्भाशय। अब देखो, दोनों फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी एक मासल बैग नुमा संरचना में खुलती है, जिसे क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। एक मासल बैग नुमा संरचना में खुलती है, जिसे क्या कहा जाता है, गर्भाशय कहा जाता है। जो गर्भाशय है वो जिसका ऊपर का जो भाग है ये तो चौड़ा है, और नीचे का जो भाग है ये कैसा होता है, सकरा होता है। गर्भाशय आगे जाकर के सर्विक्स में खुलता है, यानी गिरवा में खुलता है, और गिरवा है वो आगे जाकर के योनि में खुलती है। कहाँ खुलती है, योनि में खुलती है। सुनो, बात समझ में आई। अब हमें अध्ययन किसका करना है, हमें गर्भाशय का अध्ययन करना है। गर्भाशय कहाँ है, हमारे श्रोणी क्षेत्र में है। हमारे कहाँ है, श्रोणी क्षेत्र में पाया जाता है। श्रोणी क्षेत्र कौन सा है, ये अपना अंश मेखला है, और कमर से नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो अपना श्रोणी मेखला वाला होता है। श्रोणी मेखला में, ये श्रोणी मेखला से जुड़ा हुआ है किसके द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा। जो गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर 3 दीवार पाई जाती, 3 भीतियों से जुड़ा हुआ है। गर्भाशय जो है वो एक बैग नुमा संरचना तो है ही है, साथ ही साथ में इसमें 3 भीतियां पाई जाती है। ये हो गई सबसे अंदर वाली भित्ति, सबसे अंदर वाली भित्ति इस प्रकार की है। फिर मध्य भित्ति, और एक होती है बाह्य भित्ति, ये हो गई बाह्य भित्ति हो गई। सबसे अंदर वाली जो भित्ति है, सबसे अंदर वाली भित्ति का नाम है अंतःस्तर, अंतःस्तर, ठीक है। बीच वाली का है मध्य स्तर, मध्य स्तर, और ये हो गया बाह्य स्तर।
अब इनके ये नाम नहीं याद रखने, आपको बता दूं, ठीक है। बाह्य स्तर को बोलते पेरी मेट्रियम, पेरीमेट्रियम हो गया बाह्य स्तर, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम हो गया मध्य स्तर, और एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम हो गया, ये है अंतः स्तर, अंतः स्तर, और ये हो गया मध्य स्तर। इनको याद कर लो फटाफट। पेरीमेट्रियम बाहर है, मायोमेट्रियम बीच में है, और एंडोमेट्रियम बाहर की तरफ है, और यही नाम याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, सुनो मेरी बात। अरे बाहर की तरफ जो स्तर पाया जाता है बाह्य स्तर ही बोलेंगे, बीच में जो स्तर पाया जाता है मध्य स्तर ही बोलेंगे, अंतः स्तर हर जगह यही बोला जाता है। आप अंदाज से ये बात कर लो, आप बाह्य स्तर अंतः स्तर बोल ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी अलग अलग नाम दिया था ना, जर्निक उपकला नाम दिया था, ट्यूनिका एल्बुजिना नाम दिया था, अरे दिया था ना। बाह्य स्तर अंतः स्तर कहाँ पाए जा रहे थे, वृषण में भी पाए जा रहे थे, वहाँ पर भी अपन ने उनको अलग अलग नाम दिया था, योनि कंचु कहा था वहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी अब ये सीधे दे दो, बाहर की तरफ बाह्य स्तर, मध्य में मध्य स्तर, अंतः स्तर, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। जब पूछे तीनों स्तर के नाम बताओ, तो तीनों स्तर के यही नाम हमें बताने होते बोर्ड पेपर में भी। याद कर लो चाहो तो, मैं एक बार हट जाती हूँ बोर्ड पे से, तीनों नाम याद कर लो फटाफट। ठीक है, और फिर ये हो गई गुहा, गर्भाशय गुहा हो गई। अब सुनो, जो अंतः स्तर है, जो अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम है, यहाँ पर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जो स्राव करने का कार्य करती है। जो अंतः स्तर है एंडोमेट्रियम है, ये मासिक चक्कर के समय ये झड़ जाता है, और झड़ करके योनि के थ्रू रुधिर के रूप में बाहर आ जाता है मासिक चक्कर के समय। और जब मासिक चक्कर संपूर्ण हो जाता है, उसके बाद में इस दीवार की, इस भित्ति की वापस से रिपेयरिंग हो जाती है, वापस बन जाती है भित्ति। तो मासिक चक्कर के समय यह भित्ति झड़ जाएगी और योनि माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगी। जो मध्य स्तर है, जो मायोमेट्रियम है, ये पेशीय स्तर है, ये पेशीय स्तर है, मतलब इसमें संकुचन की क्रिया हो जाएगी। ऐसे संकुचित भी हो सकता है और फैल भी सकता है। अतः जो मायोमेट्रियम में मध्य स्तर है, इसमें संकुचन की क्रिया होती है। जब बेबी का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय के अंदर जो संकुचन की क्रिया होगी, गर्भाशय में जो संकुचन की क्रिया होगी, वो संकुचन की क्रिया मायोमेट्रियम के द्वारा होती है। तो गर्भाशय की कौन सी दीवार में संकुचन की क्रिया संपन्न होती है? मायोमेट्रियम में, मध्य स्तर में। मासिक चक्कर के समय कौन सा झड़ जाता है? एंडोमेट्रियम झड़ जाती है, और ये बाह्य स्तर सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये है जो गर्भाशय। अब सुनो, जो गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर एक विशेष प्रकार की नलिका पाई जाती है। ये विशेष प्रकार की जो नलिका है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण से जुड़ी रहती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण से जुड़ी रहती है। इस नलिका को आंवला कहते हैं, आंवला, या फिर इसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ये नाम ज़्यादा ध्यान में रखना, प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा कहते हैं, अपरा कहते हैं। ये लोग कहीं अपरा शब्द मिल जाएगा आपको, लेकिन इसके झंझट में नहीं पढ़ना, कहाँ अपरा लिखा है, कहाँ आंवला लिखा है, कहाँ कुछ लिखा है, सीधा सीधा याद रखो, प्लेसेंटा पाया जाता है। मादा से पोषण लेकर के भ्रूण को दे देता है।
क्योंकि इसमें देखो ये जो एक नलिका ही तो इस नलिका के अंदर जो रुधिर बहता रहता है, क्या बहेगा इस नलिका में? रुधिर। तो इस रुधिर के द्वारा माता से पचित भोजन भ्रूण में चला जाता है, जो भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होता है। फिर भ्रूण से जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको ला करके किसको दे देता है? माता को दे देता है, और माता की द्वारा उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से त्याग दिया जाता है। तो गर्भाशय के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा माता और भ्रूण के बीच में संबंध स्थापित रहता है भोज्य पदार्थों का। गर्भाशय के अंदर भ्रूण का विकास होता है और एक भ्रूण से एक शिशु का जन्म होता है। तो भ्रूण से शिशु का जन्म कहाँ होता है? गर्भाशय के अंदर होता है, क्योंकि निषेचन की क्रिया के दौरान युग्मनज बनता है, युग्मनज से कोरक बनता है और वो कोरक आकर के भित्ति से चिपक जाता है। फिर वो भ्रूण का विकास करते हैं, भ्रूण से शिशु बनता है और शिशु का जन्म होता है। तब तक विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। ठीक है, ठीक है, चलो तो अब देखो आंतरिक विषय तभी तो है ना, यह सुरक्षित रहता है गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय को बच्चादानी भी कहते हैं। गर्भाशय का एक नाम क्या है? बच्चादानी, बच्चादानी भी कहा जाता है। ठीक है, चले हटा दो। अब हम बात करेंगे कि जो गर्भाशय है वो एक पतली नलिका के द्वारा योनि में खुलता है। उस पतली नलिका को क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं या गिरवा कहते हैं। तो गिरवा की बात हमें नहीं करी, बस नलिका है, खुल गया सीधा योनि। जो योनि है, योनि जो है ये मादा का मैथुनांग अंग है, मैथुन अंग है, मैथुन अंग है मादा का। जो योनि है इस योनि के अंदर भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं, वो भी किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में है भोज्य पदार्थ। जो योनि है इस योनि के अंदर जीवाणु पाया जा रहा है और वो जो जीवाणु है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जो दही में भी पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। ये जीवाणु इस ग्लाइकोजन को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, लैक्टिक अम्ल व कार्बोनिक अम्ल में बदल देता है, कार्बोनिक अम्ल में बदल देता है। तो योनि के अंदर क्या है? अम्लीय माध्यम है। अब योनि में अम्लीय माध्यम क्यों होता है इसका कारण समझ में आ गया। योनि में संचय ग्लाइकोजन लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा लैक्टिक अम्ल व कार्बोनिक अम्ल में बदल जाता है। इसी की वजह से वेजाइना जो है या योनि जो है उसका माध्यम कैसा होता है? अम्लीय माध्यम होता है, जो कीटाणु से, संक्रमण से किसको बचाता है? योनि को बचाता है। समझ, बस इतनी सी तो बात बतानी है योनि के बारे में। और बताना क्या है? योनि मैथुनांग अंग होता है, ठीक है। और योनि एक छिद्र के द्वारा बाहर खोलते से योनि छिद्र कहते हैं। हटा दो। अब सुनो, अब उसके आगे अपन ये कहेंगे कि जो ये योनि है, योनि के बाद में मादा जननांग का बाह्य जननांग जो है, मादाओं का जो बाह्य जननांग है जो बाहर की तरफ दिखाई देता है उसे भग कहते हैं। जो बाहर की तरफ दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? भग कहते हैं। बाह्य जननांग, जैसे नर में क्या था? सीशन। तो मादा के अंदर बाह्य जननांग क्या होता है? भग। भग को समझाने की कोशिश करूंगी पूरी, ठीक है। डायग्राम भेज दूंगी आपको, हर एक कौन सा पार्ट क्या है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ सुन लो भग क्या होता है। बाह्य जननांग है, क्या है ये? बाह्य जननांग है। सुनो,
ये जो बाह्य जननांग है इसमें एक ऐसे उभारनुमा भाग है, वसीय उत्तक का बना, बहुत सारी त्वचा इकट्ठी हो गई, एक उभार बन गया, वक्षीय उत्तक का बना हुआ एक उभार पाया जाता है, वक्षीय उत्तक का बना हुआ एक उभार पाया जाता है। ये जो उभार पाया जा रहा है, जहाँ पे छोटे छोटे बाल भी पाए जाएंगे, त्वचा से ढका हुआ वसीय उत्तक का उभारनुमा जो भाग है उसे प्यूबिस मूंड कहते हैं, उसे प्यूबिस मूंड कहते हैं। प्यूबिस मूंड के नीचे वसीय उत्तक के बने हुए, प्यूबिस के नीचे वसीय उत्तक के बने हुए दो वलन पाए जाते हैं, दो वलन पाए जाते हैं। ये जो वलन होते हैं ये वक्षीय उत्तक के वसीय का मतलब होता है वसा, और इनके ऊपर भी क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, इनके ऊपर भी क्या पाए जाएंगे, बाल पाए जाएंगे। तो ये बालनुमा जो वलन पाया जा रहा है, इस बालनुमा वलन को क्या कहते हैं, वैडभगोस्ट कहते हैं, वैडभगोस्ट कहते हैं। लेबिया मेजोरा वैडभगोस्ट कहते हैं। जो वैडभगोस्ट के अंदर की तरफ केवल एक त्वचीय भाग पाया जाता है। ये जो त्वचीय भाग है यहाँ पे बाल नहीं पाए जाते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं लघु भगोस्ट। लेबिया माइनोरा छोटा भाग, माइनर यानी छोटा। जो बड़ा वाला जो भाग है जहाँ पे बाल पाए जा रहे हैं वो तो क्या हो गया, वैडभगोस्ट। और ये थोड़ा सा ऐसे रूप में भी पाया जा सकता है। इस प्रकार एक त्वचीय भाग है, केवल त्वचीय भाग है जहाँ पे बाल नहीं पाए जाते, लेबिया माइनोरा कहते हैं। जो वैडभगोस्ट है, वैडभगोस्ट के ऊपर की तरफ एक बहुत ही संवेदनशील अंग पाया जाता है, एक बहुत ही संवेदनशील अंग पाया जाता है। यह संवेदनशील जो अंग है ये पेनिस यानी सीशन के समजात होता है, नर में सीशन के समजात होता है, जिसे कैलिटोरिस कहते हैं, कैलिटोरिस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कैलिटोरिस कहते हैं या भगसेफ कहते हैं, भगसेफ कहते हैं। यह बहुत ही संवेदनशील अंग होता है। सीशन के समजात, प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मादा का बाह्य जननांग कौन से, जो सीशन के समजात है तो कैलिटोरिस या भगसेफ कहते हैं। जैसे मैथुन के समय जो सीशन है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, वैसे ही संवेदनशील क्या है, भगशेष हो जाती है। जो भगशेष है उसके जस्ट नीचे एक छिद्र पाया जाता है जहाँ से मूत्र को त्यागा जाता है, यानी मूत्र मार्ग, जहाँ से मूत्र को त्यागा जाता है क्या कहलाता है, मूत्र मार्ग कहलाता है। फिर उसके नीचे एक सुरक्षात्मक छिद्र पाया जाता है। इस सुरक्षात्मक छिद्र को कहते हैं योनि छिद्र। इस छिद्र के द्वारा मादाओं में एक तो मूत्र का त्याग किया जाता है और मूत्र का त्याग किससे किया जाता है, मूत्र मार्ग से। मूत्र का त्याग तो मूत्र मार्ग से किया जाएगा। योनि छिद्र के द्वारा एक तो मासिक चक्कर के समय है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस समय रुधिर का स्राव होता है। मासिक चक्कर के समय रुधिर का स्राव किया जाता है। और दूसरा, योनि छिद्र में मैथुन के समय सीशन को प्रवेश करवाया जाता है। तो मादाओं के अंदर दो छिद्र पाए जाते हैं, एक छिद्र जहाँ से मूत्र त्यागा जाता है और दूसरा छिद्र क्या कहलाता है, योनि छिद्र। जबकि
नर के अंदर शीशन है वो एक ही छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, वहीं से मूत्र त्यागा जाता है और वहीं से वीर्य को त्यागा जाता है। फिर अपन ये देखते हैं कि जो ये दोनों भाग है उसमें ऐसे दो भाग है, इन दोनों भाग में एक दरार पाई जाती है। वो जो दरार खुलेगी तो द्वार के खुलने पर ही तो मूत्र मार्ग योनि छिद्र खुलते हैं, तो वो जो दरार खुली उसे क्या कहते हैं? प्रगाढ़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रगाढ़ कहते हैं। तो ये था बाह्य जन, प्यूबिस मूंड, ठीक है, बहर भगोस्ट, लघु भगोस्ट, भगशेष, मूत्र मार्ग, योनि छिद्र और प्रगाढ़। ओके बच्चों, तो ये तो थे अंग जिनकी अपन ने एक एक करके अध्ययन किया है। अब हम बात करते हैं इसमें पाई जाने वाली ग्रंथियों की। तो सुनो ग्रंथियों के बारे में, ग्रंथियों की बात करते हैं। सबसे पहले अपन छोटी सी ग्रंथि की बात कर लेते हैं, बर्थोलिन। अब बर्थोलिन ग्रंथि क्या है? देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बहर भगोस्ट पढ़ा था। अभी अभी हमने देखा जो ऐसे वलन पाए जा रहे हैं और ये जो वलन है इस वलन पे बाल पाए जाते हैं ना। यहाँ पर ये क्या है? कैलिटोरिस है। फिर उसके बाद में क्या होता है? मूत्र मार्ग, और मूत्र मार्ग के बाद में क्या होता है? योनि मार्ग। अभी जो योनि मार्ग छिद्र है, योनि छिद्र के दोनों तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है, छोटी छोटी ग्रंथि पाई, जैसे बर्थोलिन ग्रंथि कहते हैं। कहाँ पर? योनि छिद्र में। ये जो बर्थोलिन ग्रंथि है ये एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है। ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है ये मैथुन के समय योनि मार्ग को चिकना बनाता है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बर्थोलिन के द्वारा स्रावित पदार्थ योनि मार्ग को क्या बनाता है? चिकना बनाता है। बस अब हम पढ़ेंगे स्तन ग्रंथि। जो कहाँ, ये सारे जो भाग थे ये कहाँ थे? हमारे श्रोणी क्षेत्र में थे। कहाँ थे? श्रोणी क्षेत्र में। जो स्तन ग्रंथि है वो हमारे कहाँ है? हमारी जो ये वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा में पाई जाती है स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि, इसमें आप स्तन ग्रंथि का क्या काम है? दुग्ध का निर्माण करना, बच्चे के जन्म के बाद में दूध का निर्माण करना और दुग्ध का स्राव करना, ठीक है। अब स्तन ग्रंथि के विकास सुनो, स्तन ग्रंथि का विकास होना, स्तन ग्रंथि से दूध बनना और स्राव बनना, ये सब के सब पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित हार्मोन के दौरान होते हैं। पीयूष ग्रंथि का एक हार्मोन है, यानी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको बोलते हैं, उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि का है जो स्तन ग्रंथि का विकास करता है, दूध का निर्माण करता है। बने हुए दूध को बाहर निकालने का जो कार्य है वो करती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय में संकुचन की क्रिया के लिए भी जिम्मेवार होता है और दूध को बाहर निकालने की भी जिम्मेवारी निभाता है। स्तन जो ग्रंथियां है ये एक जोड़ी है। कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। तो अब संरचना देख ले। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों का निर्माण और दूध का निर्माण करता है जन्म, बच्चे के जन्म के बाद में। अब सुनिए, अपनी जो वक्ष गुहा है यहाँ पर बाहर की तरफ उभार पाए जाते हैं। ये रुधिर वाहिनियाँ बना दी मैंने। यहाँ पर इस प्रकार से उभार पाए जाएंगे। इस प्रकार से क्या पाए जाएंगे? उभार। और ये उभार है फिर एक पतली नली के रूप में बाहर निकल जाए, इसको बोलते हैं चुच्चा।
चूचक, ये ठीक है, ये बाहर की तरफ है। इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वो गहरे रंग का होता है। इसके चारों तरफ का क्षेत्र कैसा होता है? गहरे रंग का होता है। जो स्तन ग्रंथियां हैं, इन स्तन ग्रंथियों के अंदर बहुत सारी स्तन पालियां पाई जाती है। ऐसे बहुत सारी क्या पाई जाएगी? स्तन पालियां। ये जो स्तन पालियां हैं, ये ऐसे इस प्रकार स्तन पालियां पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या पाई जाती है? स्तन पालियां पाई जाएगी। पर देख लिया क्या एक बार? भाई है क्या ये? सुनो, ये ग्रंथि है। चित्र आपके सामने, मैं केवल मेरी आवाज सुनाई दे रही। ये ग्रंथि है। ये एक प्रकार की वसा से बनी हुए होते हैं। वसा की बनी हुई ग्रंथिल भाग होता है जिसके अंदर स्तन पाली पाई जाती है। स्तन पाली आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि बाद में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चित्र, तो पहले ही देख लो। इसके अंदर क्या पाई जाती है? स्तन पाली पाई जाती है। और प्रत्येक स्तन पाली में कुपिका पाई जाती है। तो कुपिका बना दूं, इसमें बहुत सारी कुपिका पाई जाती है। देखो कुपिका ऐसे, ये इसमें कुपिका बन गई। ये लो, ये कुपिका है। ये सब इसमें क्या पाई जाती है? कुपिका पाई जाती है। अब ये जो कुपिकाएं हैं ना, इन कुपिकाओं के अंदर कोशिका पाई जाती है। इन कुपिकाओं में क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है। देखो सबसे पहले क्या थी? स्तन पाली। उस स्तन पाली में क्या है? कुपिका। और कुपिका में क्या पाई जा रही है? कोशिका पाई जा रही है। कुपिका में क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है। इन कोशिका को कहते हैं दुग्ध कोशिका। और बहुत सारी हो जाएगी तो दुग्ध कोशिकाएं। देखो सबसे पहले क्या है? स्तन पाली। स्तन पाली में क्या है? कुपिका। और कुपिका के अंदर क्या है? दुग्ध कोशिका। दुग्ध कोशिका। ये जो दुग्ध कोशिकाएं होती है, ये सारी की सारी दुग्ध कोशिकाएं एक पतली नली के रूप में, देखो जैसे ये वाली इसके साथ मिल गई ना, ये वाली इसके साथ, फिर ये ऐसे आ गई, इधर से ये वाली नली आ गई, इधर से ये वाली, ये सारी की सारी जो नलियां होती है ना, ये सभी की सभी जो नलियां हैं, ये आगे जाकर के एक क्षेत्र में खुलेगी। अब इन नलिकाओं को क्या कहते हैं? सुनो, कोशिका से जो नलिका निकल के आई, उन नलिकाओं को कह दो कुपिका स्तन नलिकाएं। कुपिका से तो निकल रही है। तो देखो जैसे मान लो ये कुपिका, इस कुपिका से निकलने वाली जो नलिका है, कुपिका से जैसे मान लो ऐसे ही तो निकलेगी ये सभी की सभी नलिका। ये इधर से इसके हमें पेश कर गई, ये इधर से प्रवेश कर गई। तो इन को क्या कहते हैं? कुपिका स्तन नलिका। कुपिका स्तन नलिका आगे जाकर के एक जगह खुलती है। जिस जगह खुलती उसे कहते हैं तुम्बिका। और तुम्बिका जो एक पतली नलिका के रूप में चूचक में आके खुलती है, तो इस पतली नलिका को कहते हैं दुग्ध नलिका। दुग्ध नलिका। स्तन ग्रंथियां जो है वो एक प्रकार की उत्तक है। उत्तक के इकट्ठा होने से ये ग्रंथि बनी है। इस ग्रंथि के निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन चाहिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन से उत्तक से ये ग्रंथि बनती है। ठीक है, ये जो ग्रंथि है इसमें क्या पाई जाती है? स्तन पालियां पाई जाती है। स्तन पालियों में कुपिका है और इन कुपिका में पाई जाती है दुग्ध कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो दुग्ध कोशिकाएं होती है ये दूध का निर्माण करती है और वो दूध कुपिका स्तन नलिका के द्वारा तुम्बिका में आता है और तुम्बिका में दूध नलिका के द्वारा चूचक में चला जाता है। जब जन्मा हुआ बच्चा
छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो वो चूचक को क्या करता है, चूसता है, और चूचक को चूसने से क्या बाहर निकलता है, दूध बाहर निकलता है जो उसके मुंह में चला जाता है। अब देखो चूचक को उसने चूसा, चूचक को चूसने से क्या हुआ, जकड़न होगी, संकुचन होगा, और संकुचन होगा तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ने जो दूध बना रखा है उस दूध को बाहर कौन निकालता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालता है। तो जब बच्चा चूसेगा, संकुचन होगा, तभी दूध क्या है, बच्चे के मुंह में जाता है। तो ये क्या था, हमारा स्तन ग्रंथियों से संबंधित टॉपिक था। कई बार हार्मोन से संबंधित पूछ लिया जाता है, हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है स्तन ग्रंथियों, बस आपको समझना है। पेपर में बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है स्तन ग्रंथियों के बारे में। तो ये हमारी जो आज की क्लास थी ये किससे संबंधित थी, माता जनन तंत्र से संबंधित थी। तो 2 क्लास में माता जनन तंत्र को हमने संपूर्ण रूप से अध्ययन किया है। तो ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी यही तक थी।